है बच्चों, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है और अब आप सोच रहे हो कि अब हमें यूटी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे तैयारी करनी है, तो आप ये 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लो। आई गारंटी यू 95% क्वेश्चंस आपके यूटी 1 में इसी से आएंगे। आपके फाइनल एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आएंगे और बोर्ड एग्जाम्स की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द सिस्टम। तो जहां आप देख रहे हो कि ये सुपरवाइजर का काम कर रहा है, इसका मतलब कंट्रोलिंग का काम कर रहा है। कंट्रोलिंग का काम कर रहा है तो कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कंट्रोल यूनिट जो है वो ब्रेन मैनेजर है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोसेस डेटा इटसेल्फ बट फेचेस, डिकोड्स एंड रूट्स इंस्ट्रक्शंस टू अदर पार्ट्स। ठीक है, एएलयू क्या करता है? ये एएलयू सिर्फ कैलकुलेशन करता है और कंपैरिजन करता है। एंड व्हाट डज रजिस्टर्स डू? वो टेम्पोररी स्टोरेज होता है सीपीयू का। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरवाइजर का काम कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट कर रहा है। ठीक है, ये ट्रैफिक कंट्रोलर का भी काम करता है, आपका सीयू। चलिए, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैटेगराइज एज अ वोलेटाइल मेमोरी टाइप? मतलब रैम को वोलेटाइल मेमोरी हम क्यों कहते हैं? आंसर देखिए, इट लूजेस इट कंटेंट्स इमीडिएटली व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। स्विच ऑफ होते ही उसमें से डेटा क्या होता है? चला जाता है। वोलेटाइल रैम होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है? रोम होता है, एचडीडी होता है, एसडी होता है, ये सारे नॉन वोलेटाइल होते हैं। और रैम जो होता है वो क्या होता है? वोलेटाइल होता है। वो एक्टिव सिस्टम होता है जो कि आपके प्रोसेसिंग डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है वेयर is cache memory physically placed within a computer system to speed up active processing? कैश मेमोरी कहाँ रखा जाता है? तो कहाँ रखा होता है कैश मेमोरी? ये हमेशा सीपीयू और रैम के बीच में होता है। आपको मैंने बताया था सीपीयू बहुत फास्ट काम करता है, रैम उससे स्लो होता है, तो उसके स्पीड को बैलेंस करने के लिए बीच में कैश मेमोरी होता है जो कि बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैश मेमोरी किन के बीच में होता है तो आप लिखेंगे सीपीयू एंड रैम के बीच में होता है। और ये होता क्यों है? ये प्रिवेंट करता है सीपीयू फ्रॉम सिटिंग आइडियल वेटिंग ऑन स्टैंडर्ड रैम सेल्स। मतलब सीपीयू को चुपचाप बैठना ना पड़े, रैम डेटा देगा धीरे धीरे तो सीपीयू को बैठना ना पड़े, इसलिए कैश मेमोरी होती है। ये देखिए स्पीड हायरार्की क्या है? रजिस्टर्स, कैश एंड रैम। सबसे फास्ट रजिस्टर्स होते हैं, उसके बाद कैश मेमोरी होती है और उसके बाद आपकी रैम मेमोरी होती है। एक मिनट, मैं इसका ठीक आइए, अब आ जाते हैं हम फोर्थ, स्टोरेज क्लासिफिकेशन। Which of the following is a classic example of magnetic non-volatile secondary storage? तो नॉन वोलेटाइल भी मेमोरी है वो और मैग्नेटिक भी है, तो इसका आंसर है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। HDD के बारे में यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है? relies on spinning magnetic platters and mechanical write heads। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा एसडी के बारे में भी देख लीजिए। एसएसडी क्या होता है? यूज सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर फ्लैश टेक्नोलॉजी। आपसे अगर कोई पूछता है कि पेन ड्राइव कौन सी टेक्नोलॉजी पे
रन करता है तो आप बोलोगे फ्लैश टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। नो मूविंग पार्ट्स, इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, पर एचडीडी में क्या होता है, मूविंग पार्ट्स होते हैं। अंडरस्टूड? बोथ कीप्स फाइल सेफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बट HDDs आर मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। HDD मैग्नेटिक होता है और मैकेनिकल होता है, मतलब वो गोल गोल घूमता है, उसके बाद उसमें काम होता है, ठीक है। पर ये बात तो ध्यान रखना है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी दोनों ही आपका डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which language processor translates high-level code line by line, halting execution immediately if a syntax error is discovered? तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आप देखोगे कि लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, तो आप लिखोगे इंटरप्रेटर, ठीक है। और कंपाइलर क्या करता है, वो होल कोड को एक साथ रन करता है, उसमें एरर चेक करता है कलेक्टिवली और उसके बाद आपको बता देता है। तो बेसिकली जो भी लैंग्वेज कंपाइल्ड होते हैं उनमें पहले हमें कंपाइल करना होता है, फिर रन करना होता है। पर पाइथन में हम क्या करते हैं, पाइथन में बस हम प्रोग्राम करते हैं, लिखते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, रन कर देते हैं। इसमें बीच में एक कंपाइलर वाला काम नहीं होता है, ये लाइन बाय लाइन इस चीज को रीड करता है। तो लाइन बाय लाइन है, इसलिए आंसर हो गया आपका इंटरप्रेटर। पाइथन यूजेस एन इंटरप्रेटर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन डू एंटीवायरस प्रोग्राम्स, डिफ्रैगमेंटर्स एंड बैकअप सॉफ्टवेयर फॉल? तो ये सब एंटीवायरस आपको बताया था मैंने, है ना। ये क्या है, डॉक्टर सॉफ्टवेयर है ये, इसको हम और क्या कहते हैं, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, है ना। ये मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी टूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली डिजाइन टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन योर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के सब कैटेगरी होते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी इंटरफेस रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मेन काम है? तो आंसर क्या है, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम हार्डवेयर। मैंने आपको बताया था सिस्टम हार्डवेयर नॉन लिविंग है, वो कैसे यूजर की बात को समझेगा। तो बीच में एक ब्रिज का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपकी बात को कंप्यूटर हार्डवेयर को समझा देता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड एक्सेट्रा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेडिक्स टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 10? अब 10 का डेसिमल नंबर क्या है, तो आप कैसे फाइंड करते हैं? आई थिंक सीएस के बच्चों को पता है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे ट्राई करती हूँ सॉल्व करने का। 10 को आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है, 2 5 10, और आपका रिमाइंडर यहाँ साइड में लिखना होता है, तो रिमाइंडर आता है 0। इसको आप फिर से 2 से करते हो तो आता है 2 2 4, रिमाइंडर 1। फिर आप 2 से करोगे, 2 1 2, रिमाइंडर 0। अब आप इसे नीचे से ऊपर की ओर लिखना शुरू करोगे तो क्या आएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो यही हो जाता है आपका 10 का बाइनरी नंबर। किसी भी नंबर को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आप उसे 2 से फैक्टराइज करते जाते हो और साइड में रिमाइंडर लिखते जाते हो। उसके बाद रिमाइंडर को आप उल्टे साइड से ऊपर लिख लोगे तो वो नंबर आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Which fundamental logic gate yields an output 1 true only when all inputs provided to it are 1? अब CS के बच्चे फटाफट बताइए, आपने पढ़ा होगा ना, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो एंड गेट को हम लोग और क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। और गेट का क्या नाम है, लॉजिकल एडिशन। और नॉट गेट क्या करता है, वो 1 को 0 बना देता है और 0 को 1 बना देता है। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है जो 1 देता है तभी जब सारे इनपुट्स जो हैं 1 है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका एंड गेट। कैसे होगा, ये देखिए, एंड को हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो अगर 1 और 1 होगा तभी आंसर 1 होता है। अगर आप इस डॉट को मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट करें तो आप 1 इंटू 1 करेंगे तभी 1 होगा। अगर आप गलती से भी 1 इंटू 0 कर देंगे तो आंसर क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो जब सभी इनपुट 1 होंगे तभी 1 आए, ऐसा सिर्फ एंड गेट ही कर सकता है। बात समझ में आ रही है? चलो, आई थिंक आपको समझ में आ गई ये बात। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टैंडर्ड ओरिजिनल ASCII character set uses how many bits to encode each distinct character? इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि ASCII जो आपको मैंने बताया था कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग है, ये कितने बिट्स यूज करके किसी भी एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर होगा 7 बिट्स। वो हर एक कैरेक्टर को 7 बिट से रिप्रेजेंट करता है। और उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हो जाएंगे, 2 टू दी पावर 7 इक्वल टू 128। 128 कैरेक्टर्स उसमें हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ देखिए क्या लिखा है, आप सभी ये वैसे लेटर को पढ़ लीजिएगा। ए जो है वो 65 से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अडॉप्ट द यूनिकोड स्टैंडर्ड मूविंग अवे फ्रॉम सिस्टम्स लाइक स्टैंडर्ड ASCII? ASCII से हटकर यूनिकोड को क्यों यूज करने लगा ग्लोबल टेक्नोलॉजी? ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, टू मैप एंड रिप्रेजेंट ऑल एक्टिव रिटन स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज ग्लोबली। दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आ गए, बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए जो कि आज की रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यूनिकोड आ गया। यूनिकोड बहुत सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। अंडरस्टूड? चलिए अब बस इतना ही काफी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, What does the clock speed of a microprocessor typically measured in gigahertz represent? तो ये क्लॉक स्पीड क्या बताता है जिसे हम गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, वो क्या क्लॉक स्पीड मतलब आप क्या समझ रहे हैं? तो देखिए क्लॉक स्पीड क्या है, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस साइकिल्स एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितने भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं बेसिकली उसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड। तो जितना हायर गीगाहर्ट्ज होगा उतनी फास्टर प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 पल्स पर सेकेंड या फिर 1 साइकिल पर सेकेंड। और 1 गीगाहर्ट्ज मतलब 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग टिक्स पर सेकेंड। ठीक है, तो क्लॉक स्पीड हम गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। इसका मतलब है कि एक सेकेंड में वो 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, और जितने गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड होगा वो उतने बिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग कर सकता है वो माइक्रो प्रोसेसर। अंडरस्टूड? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन है टोटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच नॉन वोलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी इज स्टैंडर्ड इनसाइड पेन ड्राइव्स, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो ये कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी है? आंसर क्या है? ईईपी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। अब इसके बारे में थोड़ा हम और देख लेते हैं। EEPROM क्या है? Can be electronically erased and rewritten block by block without removing it from the motherboard। मतलब उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं और हमें उसे मदरबोर्ड से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? अ रैपिड हाई डेंसिटी इवोल्यूशन ऑफ EEPROM यूज्ड इनसाइड मॉडर्न सॉलिड स्टेट स्टोरेज। फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव में यूज होती है और ये भी इलेक्ट्रॉनिकली इरेज हो सकती है और री रिटर्न हो सकती है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which input device converts physical printed text and paper sheets directly into an electronic digital copy? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने कई जगह देखा होगा कि स्कैनर जो है वो किसी भी पेज पे कुछ भी लिखा हुआ है उसको वो इलेक्ट्रॉनिकली चेंज करके कंप्यूटर में उसकी डिजिटल कॉपी को सेव कर देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्कैनर। ठीक है, प्रिंटर और प्लॉटर क्या है, प्रोजेक्टर क्या है, अगर ये भी आपको देखना है तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये देखिए साइड में लिखा हुआ है प्रोजेक्टर क्या करता है, टेक्स वर्चुअल फ्रेम्स एंड कास्ट फिजिकल लाइट ऑन टू द स्क्रीन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस रेडिक्स वैल्यू ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज्ड टू ग्रुप बाइनरी रजिस्टर्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 8। ये तो नाम से ही क्लियर है, ऑक्टल मतलब 8। नंबर सिस्टम बेसिस आपको याद रखना है। बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं 0 एंड 1, ऑक्टल में डिजिट्स 0 to 7, डेसिमल में डिजिट्स 0 to 9, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड लेटर्स A to F। ये आपके नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम की इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो ये आपने क्विज कर लिया है एंड होप ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हाई स्कूल टेक ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।